हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें हम अगले क्लास में आप लोगों को विकास और वृद्धि, विकास की अवधारणा, विकास किस प्रकार से होती है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है। वृद्धि शारीरिक होती है, लंबा चौड़ा मोटा, ये वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। शारीरिक पेशियों में वृद्धि, हड्डियों में वृद्धि होती है। जब सेल में वृद्धि होती है, जब सेल में वृद्धि होती है तो शारीरिक रूप से दिखाई पड़ता है, जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और मानसिक रूप से जब बौद्धिक क्षमता का विकास होता है तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, हम बताए थे वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। पहले विकास होता है, इसके बाद शारीरिक रूप से वृद्धि चलती है। विकास हम बताए थे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी विकास नहीं रुकती है, हमेशा चलती ही रहती है। जबकि वृद्धि कुछ निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, कुछ निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। लगभग 20 वर्षों तक वृद्धि रुक जाती है। इतना हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे। अब अगले क्लास में हम लेकर के आए हैं विकास के आयाम, विकास के चरण, विकास के आयाम और विकास के चरण। विकास के आयाम में पहला है शारीरिक विकास। पहला है शारीरिक विकास। इस विकास के अंतर्गत निरंतर शैशवा अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, शैशवा अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक शरीर की लंबाई, भार, हड्डियां, सिर का आकार, मांसपेशियां में निरंतर वृद्धि और विकास होती रहती है। शारीरिक पहला विकास का पहला आयाम है शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित विकास। बच्चे का इसमें इसके अंतर्गत शैशवा अवस्था से लेकर शारीरिक विकास, शैशवा अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक की शरीर का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मांसपेशियों, हड्डियां, सिर का आकार, मांसपेशियों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह शारीरिक विकास के संबंधित है। प्रारंभ में शिशु माता पिता पर निर्भर रहती है। प्रारंभ में शिशु माता पिता पर निर्भर रहती है। प्रारंभ में शिशु माता पिता पर निर्भर रहती है। धीरे धीरे अपने आवश्यकताओं को खुद पूरा करने लगते हैं। धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को शिशु खुद पूरा करने लगते हैं और अपने आप सक्षम हो जाता है कुछ दिनों के बाद क्रिया करते करते। इसके बाद शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम एवं
वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ती है। देखिए यहाँ पर शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा हेरिडिटी है, माता पिता का जैसा गठन है, रंग रूप है, बौद्धिक क्षमता है, इस प्रकार से बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अगर गोदान ने कहा था, माता पिता अगर मंदबुद्धि है तो बच्चे भी मंदबुद्धि होते हैं। माता पिता यदि प्रतिभाशाली है तो बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। तो यह शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यानी हेरिडिटी का। माता पिता का आकार, प्रकार, शारीरिक ढांचा, रंग रूप, शारीरिक गठन जिस प्रकार से है वैसा बच्चे पर उसका रंग रूप बच्चे पर ही आ जाता है। ये हेरिडिटी का प्रभाव है। अगर माता पिता प्रतिभाशाली है, बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। ये किसका प्रभाव है? वंशानुक्रम का प्रभाव है। इसके बाद एवं वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। शारीरिक वातावरण जैसा देंगे उस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। वातावरण के अनुकूल ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनुकूल बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में माता पिता के रंग रूप, हेरिडिटी, बौद्धिक क्षमता ना का प्रभाव पड़ता है, साथ साथ वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसा वातावरण में रहेंगे बच्चा वो उसी प्रकार से संस्कार, विचार, संस्कृति का विकास हो सकता है। साथ साथ शारीरिक रूप से जैसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे जो होते हैं वह लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, वहाँ पर सेब संतरा है, वातावरण अनुकूल है, ठंडा है, दिमाग शांत रहता है, बुद्धिमान रहता है वहाँ के जम्मू कश्मीर के। वहाँ पर इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे को देखते हैं वातावरण का प्रभाव कि नट्टे रहते हैं, छोटे रहते हैं, ऐसे देखा जाता है। हमारे यहाँ देखिए यहाँ के बच्चे ना, यहाँ के तो यहाँ पर जो क्या है कि जो धूप अधिक जो रहता है जिसके कारण जो है पिरश्यामला होते हैं, और गर्मी प्रदेश के बच्चे जैसे क्या होता है थोड़ा चिड़चिड़ा प्रवृत्ति के होते हैं। तो यह चीज आज वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। बालक के विकास में, बालक के वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी रखना आवश्यक है। जब तक वातावरण के बारे में और वृद्धि और विकास के बारे में एक शिक्षक को जानकारी नहीं होगी कि बच्चे की शैशवावस्था में किस प्रकार से वृद्धि होता है, किस प्रकार से विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का कैसे विकास होनी चाहिए, बाल्यावस्था में किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ साथ किशोरावस्था में किस प्रकार से वृद्धि और विकास होता है, यह पर्याप्त जानकारी एक शिक्षक को होना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक है। क्योंकि बच्चे की रुचि, जिज्ञासा, दृष्टिकोण और व्यवहार को देखकर निर्देशित करते हैं। क्योंकि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे जिस चीज में रुचि लेते हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको जिज्ञासा, पढ़ने लिखने में जिज्ञासु बनाने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासु दृष्टिकोण, बच्चे का सोचने का दृष्टिकोण क्या है, इस बच्चे का व्यवहार क्या है, इन दशाओं को देख करके एक शिक्षक को निर्देशित करना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। जब बच्चे की जो रुचि, बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे का दृष्टिकोण और व्यवहार को अगर हम देखते हैं तो उसके अनुकूल बच्चे की आवश्यकताओं की पूरी होती है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब तक बच्चे की रुचि, जिज्ञासा, दृष्टिकोण और व्यवहार की मनोदशाओं को अगर नहीं जान लेते हैं तब तक हमको निर्देशन करने में, बच्चे को निर्देशित करने में कठिनाई होती है।
ये पहला पॉइंट था आपका शारीरिक विकास। अब दूसरा पॉइंट होगा मानसिक विकास। ये मानसिक विकास है। मानसिक विकास दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास को रखते हैं, बौद्धिक क्षमता को रखते हैं, सोचने की क्षमता को रखते हैं। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास के अंतर्गत ही रखा गया है। संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञान का अर्थ होता है या संज्ञान लेना, मतलब जानना। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है बौद्धिक अथवा मानसिक पक्ष में परिवर्तन। ये मानसिक विकास के अंतर्गत बच्चे की बौद्धिक विकास से है, बौद्धिक क्षमता के है। जिस प्रकार के बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमता है, सोचने की प्रवृत्ति है, जानने की प्रवृत्ति है, उसी प्रकार से बच्चे के अंदर जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। मानसिक विकास के द्वारा, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है कि बौद्धिक अथवा मानसिक पक्ष में परिवर्तन होना। बच्चे की बौद्धिक और मानसिक पक्ष में परिवर्तन होना, जिस प्रकार से हम किसी भी समस्या को समाधान हम कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। और संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है, मानसिक विकास से अभिप्राय है कि हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, स्मरण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और किसी भी प्रकार का है वह बौद्धिक विकास के द्वारा निर्णय लेते हैं। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, संज्ञान का अर्थ हम बताए थे, इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, तब तक हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं। अनुभूति करना, ज्ञान के द्वारा या बौद्धिक क्षमता के द्वारा ही हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके किसी समस्या का समाधान करते हैं। अनुभूति करना, अनुभव होना, ज्ञान के द्वारा किसी समस्या को सुलझाने के लिए जो हमारे पास जो अनुभूति होती है, हम जानते हैं। अनुभूति का अर्थ होता है जानना। अनुभूति का अर्थ होता है जानना, जान लेना, अनुभव होना। अनुभूति का मतलब है जानना। अनुभूति होता है अवधान केंद्रित होता है। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित होता है, यानी बौद्धिक क्षमता के द्वारा हमें प्रत्यक्षीकरण देख करके हम मूर्त रूप से किसी समस्या को जानते हैं। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है देख करके, अनुभूति का अर्थ होता है जान करके और अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करके। इसको ध्यान केंद्रित करके हम किसी भी समस्या पर हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, स्मरण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और किसी भी समस्या पर निर्णय लेते हैं। ये इसके लिए हमें संज्ञानात्मक विकास आवश्यक है, मानसिक विकास आवश्यक है। जब तक हमारे पास मानसिक क्षमता का विकास नहीं होगा, तब तक हम न प्रत्यक्षीकरण करेंगे, न अनुभूति करेंगे, न हम ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, न चिंतन, तर्क, स्मरण, समस्या को समाधान और किसी भी समस्या पर निर्णय लेने के लिए ये हमें आवश्यक हो जाता है। मानव का बौद्धिक विकास उसके केंद्रीय स्नायु तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसके विकास पर निर्भर करता है, जो मुख्यतः आनुवंशिक से प्राप्त होती है। नर्वस सिस्टम, ये मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? स्नायु तंत्र कहते हैं। इसमें ये सारा मशीन है ना, इसी में है। सब तार जो जोड़ा हुआ है, इसी में जोड़ा हुआ है पूरे शरीर का।
पूरे शरीर का तार इसी में जुड़ा हुआ है और इसको हम नर्वस सिस्टम के नाम से, स्नायु तंत्र के नाम से जानते हैं। और इसी स्नायु तंत्र के द्वारा जो है ये स्नायु तंत्र है जिसमें बौद्धिक क्षमता का विकास होती है। और ये स्नायु तंत्र वंशानुगत से, आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, उस पर बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये स्नायु तंत्र का जो विकास होता है, संज्ञान का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है नर्वस सिस्टम में उसमें जो है जो ये हेरिडिटी के कारण होता है। हेरिडिटी है कि माता पिता का गुण, बौद्धिक क्षमता। अगर बच्चे की माता पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि बौद्धिक क्षमता प्रतिभाशाली है तो बच्चे यह 99% प्रतिभाशाली होंगे। साथ साथ उसके यानी पूर्वजों से, हेरिडिटी से जो है उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होते हैं, ये आनुवंशिकता से प्राप्त होता है। और बाहरी वातावरण का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बाहरी रूप से अगर मान लिया जाए कि हेरिडिटी अच्छा है, बच्चे प्रतिभाशाली है, और अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा उसी वातावरण में अपना दिमाग लगाएगा ना, और उसी की ओर आगे बढ़ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि उसके हेरिडिटी अच्छा है, वंशानुगत अच्छा है, माता पिता प्रतिभाशाली है, उसके पूर्वज जो है अच्छे हैं, लेकिन उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला, सिस्टम अगर खराब मिल गया, अगर मान लिया जाए कि चोट के साथ अगर जो है रहते हैं तो बच्चे उसी की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन वह उसका विकास जो है उस क्षेत्र में गलत रास्ते में अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हेरिडिटी तो वही है ना, प्रतिभाशाली है तो उसका अलग दिमाग लगाएगा। अगर उस बच्चे को सही वातावरण में डाला जाए तो बच्चे आगे सही रूप से वातावरण के अनुकूल आगे बढ़ सकता है। इसके बाद है सांवेगिक विकास। अब है सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, जिसे भाव भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाव भी कहते हैं। भाव उत्पन्न होना, संवेग उत्पन्न होना। जब तक संवेग उत्पन्न नहीं होगा तब तक जैसे बच्चे किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। सामयिक विकास व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी कहा जाता है अनुकूल समय पर अनुकूल संवेग उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है। अनुकूल समय पर अनुकूल संवेग उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है, और उचित समय पर अगर संवेग उत्पन्न नहीं किए तो ये जो है सब समस्याग्रस्त हो जाती है। तो संवेग का अर्थ होता है भाव उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होना। संवेग का अर्थ होता है भाव उत्पन्न होना। संवेगात्मक विकास, जिसे हम भावी कहते हैं, जिसे हम संवेगात्मक विकास, जिसे हम भावी कहते हैं। संवेगात्मक विकास व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। उचित समय पर, यानी उचित समय पर उचित संवेग आवश्यक है। उचित समय पर उचित संवेग आवश्यक है। अगर उचित समय पर उचित संवेग अगर नहीं हो तब जांच क्या है, समस्या हो सकती है, और भाव उत्पन्न नहीं हो तो समस्या हो सकती है, प्रभावित कर सकता है। इसीलिए और अधिक भी संवेग उत्पन्न होना जो है सो हानिकारक है, यानी अनुकूल संवेग हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और संवेग शब्द अंग्रेजी शब्द है इमोशन। संवेग शब्द अंग्रेजी शब्द है इमोशन, जो लैटिन शब्द इमोवेयर से जो स्टार्ट हुआ है, बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इमोवेयर से स्टार्ट हुआ जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। अब है वाटसन ने 1919 ईस्वी में
पहले नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन कर बताया कि शिशुओं में 3 जन्मजात संवेग होते हैं। याद रखना है, वाटसन ने 1919 ईस्वी में सबसे पहले नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन किया। सबसे पहले नवजात शिशुओं में किसने अध्ययन किया था? वाटसन ने अध्ययन किया था 1919 ईस्वी में। उसमें नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन किया था और शिशुओं में वह 3 संवेग बताए थे। कौन बताया था 3 संवेग? वाटसन ने 3 संवेग बताए थे। बच्चे में जब बच्चा शिशु अवस्था में रहता है उस समय 3 संवेग उत्पन्न होते हैं, जिसे मौलिक संवेग के नाम से जानते हैं। जिसे हम मौलिक संवेग के नाम से जानते हैं। वह 3 संवेग क्या है? भय, बच्चे में भय, आवाज के द्वारा अधिक आवाज होता है उस समय भय, क्रोध, प्यार, स्नेह, मतलब भय होता है। कभी कभी जाए तो झल्ला जाते हैं बच्चे, क्रोध होने लगता है। माता पिता से आज जो उनको रखते हैं, टॉफी जो देते हैं उसके बड़े भाई बहन, तो वह जाए क्या है, उससे वह भय, क्रोध और प्यार, ये 3 संवेग जन्मजात संवेग होते हैं। बच्चे में ये 3 संवेग क्या होता है? जन्मजात संवेग होते हैं। वैसे मुख्यतः संवेग 6 होते हैं। संवेग बालक के हम बताए हैं, ये देखिए, संवेग बालक के शारीरिक संवेग के द्वारा बालक के शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक को प्रभावित करते हैं। संवेग के द्वारा बालक के शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मुख्यतः संवेग कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्यतः संवेग 6 होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आचर, स्नेह, खुशी, ये मुख्यतः संवेग 6 होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आचर, स्नेह, खुशी। जबकि मैकडूगल ने बताया था संवेग कितना होता है? 14। यानी मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल ने बताया था ना, अनुसार संवेग 14 होते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने होते हैं? 14 होते हैं। लेकिन संवेग, मुख्यतः संवेग कितने होते हैं? मूल रूप से मूल संवेग क्या है? मुख्यतः या मूल संवेग कितना होता है? 6 होता है। मूल संवेग प्रत्येक व्यक्ति में 6 होते हैं। मूल संवेग प्रत्येक व्यक्ति में 6 होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आचर, स्नेह और खुशी। अब मैकडूगल ने बताया था, मैकडूगल के अनुसार संवेग जो होता है, यानी वह लिखा गया वहां पर, वह होगा, यानी संवेग मैकडूगल के अनुसार संवेग 14 होते हैं। 14 होते हैं, जबकि मुख्यतः संवेग 6 होते हैं। इसमें हम बताए थे कि 3 जन्मजात संवेग होते हैं। जन्मजात जिस समय में बच्चा शिशु होता है, जन्मजात होता है शिशु अवस्था में, उस समय में मूलतः मतलब जैसे संवेग 3 होते हैं, जिसे हम मूल संवेग के नाम से जानते हैं। मूल संवेग में भय, क्रोध और प्यार, स्नेह आदि हैं। आप लोग समझ गए? संवेग जिसे हम भाव के नाम से जानते हैं, भाव उत्पन्न होना, किसी व्यक्तियों में भाव उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग शब्द अंग्रेजी शब्द है इमोशन, जो लैटिन भाषा के लैटिन शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजना, उत्तेजित होना। किसी भी क्रिया को करने के लिए उत्तेजित हो जाना संवेग कहलाता है। किसी भी समय हमारे अंदर किसी के व्यवहार को या वातावरण को देख करके हम अपने आप को उत्तेजित हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। वाटसन ने 1919 ईस्वी में कहा था कि सबसे पहले नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन किया।
सबसे पहले नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन किसने किया था? वाटसन ने किया था। और उसने बताया कि जन्मजात संवेग नवजात शिशु में जन्मजात संवेग जो होती हैं जिसे हम मौलिक संवेग के नाम से जानते हैं। आपको ये प्रश्न भी रहेगा कि नवजात शिशु में जो संवेग होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम मौलिक संवेग के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु में ये पूछने वाला है, इसलिए दोहरा रहे हैं यहाँ पर। यानी नवजात शिशु 3 संवेग, यानी नवजात शिशु में 3 संवेग सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं। ये 3 संवेग क्या है? भय, क्रोध और प्यार। भय, क्रोध और प्यार। और संवेग बालक के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं। मूल संवेग 6 होते हैं। मूल संवेग 6 होते हैं, या मुख्यतः लिखा है मूल संवेग 6 होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, आचर, स्नेह और खुशी। घृणा, आचर और खुशी, ये 6 मूल संवेग होते हैं। मैकडूगल ने बताया कि संवेग क्या होता है? 14 होते हैं। मैकडूगल ने बताया के अनुसार संवेग कितना होते हैं? 14 होते हैं। ये यहाँ तक संवेगात्मक विकास के बारे में आप लोग समझ गए कि विकास के आयाम के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाए हैं शारीरिक विकास, इसके बाद सामूहिक विकास, ये मानसिक विकास, इसके बाद सामूहिक विकास, जो संवेगात्मक विकास बताए हैं। अब है क्रियात्मक विकास। हम क्रियात्मक विकास पर आ रहे हैं। क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है, मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है व्यक्तियों को कार्य करने की शक्ति तथा क्षमता का विकास। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हम रखते हैं कार्य करने की शक्ति तथा क्षमता का विकास क्रियात्मक विकास होती है। क्रिया करके सीखना। प्याजे ने कहा था कि बच्चे करके सीखते हैं, तब मानसिक क्षमता का विकास होता है। जब तक बच्चे क्रिया नहीं करेंगे मानसिक क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। तो क्रिया करना आवश्यक है, करके सीखते हैं, और करके जो सीखते हैं अधिक से अधिक अनुभव होता है, जल्दी भूलते नहीं है। जैसे प्याजे ने बताया था कि प्याले को एक साथ एक सिद्ध में लगा देना, फिर उस प्याले को फिर हटा देना, ये क्या है? क्रियात्मक विकास है। किसी वस्तु को तोड़ना, तोड़ करके जोड़ना, ये क्या है? क्रियात्मक विकास है। प्याजे ने कहा था, प्याजे के अनुसार किसी वस्तु को तोड़ना, टूटे हुए वस्तु को जोड़ना क्रियात्मक विकास है। किसी वस्तु को तोड़ना, टूटे हुए वस्तु को जोड़ना क्रियात्मक विकास है। किसने कहा था? प्याजे ने कहा था। किसी मनोवैज्ञानिकों ने कहा था बच्चे करके सीखते हैं, इसीलिए बच्चे को करने दीजिए। अगर आपके सामान को तोड़ता है फिर टूटे हुए सामान को जोड़ता है, वह कुछ सीखता है, अन्वेषण करता है। प्याजे ने कहा था कि अन्वेषण करता है, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं।
क्रिया करके देखते रहते हैं, हमेशा उसका उद्दंडता जो है बच्चे का ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत ले जाते हैं, उससे जानकारी होती है। क्योंकि किसी वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चे अगर आग लगाता है लगाने दो, बच्चे अगर आग लगाता है लगाने दो, सतर्क आपको रहना है, क्योंकि वह क्रिया कर रहा है, क्योंकि वह क्रिया कर रहा है, आग से खेल रहा है, और आग से जब बच्चे खेलेगा तो उसे अनुभव होगा। जब बच्चे आग से जो है खेलेगा तो उसे अनुभव होगा। किसी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है यदि बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, सतर्क आपको रहना है। यदि बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, यदि बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, सतर्क आपको रहना है। क्योंकि बच्चे आग से खेलना चाहता है, क्योंकि बच्चे जैसे आग से खेलना चाहता है और आग से खेल करके वो अनुभव करना चाहता है, यह उसकी क्रियात्मक विकास है। अन्वेषण करता है, खोजता है, अनुभव लेता है कि आग क्या होता है। ये पियाजे के अनुसार था कि किसी वस्तु को तोड़ना, टूटी हुई वस्तु को जोड़ना, ये क्या है, क्रियात्मक विकास की ओर तरफ बच्चे को ले जाता है। यदि किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा था बच्चे आग लगाता है तो लगाने दो, सतर्क आपको रहना है, बच्चे को कुछ नहीं कहो, क्योंकि वह सीखता है, आग लगा करके सीखना चाहता है, अनुभव प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि बच्चे अन्वेषक होते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, और उसमें उसी पियाजे ने ही कहा था बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं। पियाजे ने कहा था बच्चे यानी अन्वेषण करता होते हैं, बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं, उसके वैज्ञानिकता का गुण पाया जाता है और प्रत्येक बच्चे वैज्ञानिक होते हैं। अब अगला पॉइंट है भाषाई विकास। ये चौथा पॉइंट होगा, भाषाई विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने भाव को उत्पन्न करते हैं, अपने विचार को एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, अपने विचार को एक दूसरे के माध्यम से व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसे भाषात्मक विकास के नाम से जानते हैं। भाषा के माध्यम से बोलकर विचार को प्रकट करना, आदान प्रदान करना, किसी समस्या का समाधान करने के लिए भाषा आवश्यक हो जाता है। जब तक भाषा नहीं होगी तब तक किसी समस्या का समाधान आप सही रूप से नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के समस्या को समाधान करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा आवश्यक हो जाती है। भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। भाषा को हम बोल करके प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं। बोल करके और लिख करके जब हम प्रकट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यहां हम बताए थे बोलना, लिखना, अभिव्यक्तात्मक
अभिव्यक्तात्मक भाषा, हाँ, या अभिव्यंजनात्मक भाषा। अभिव्यक्तात्मक बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल करके या लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, इसे अभिव्यंजनात्मक के नाम से जानते हैं। और सुनना, देखिए सुनना, यानी 4 होता है भाषा का पार्ट: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो हम क्या कहे हैं यहां पर? ये बोलना और लिखना, इसको अभिव्यंजनात्मक की श्रेणी में रखे हैं। सुनना और पढ़ना, इसको हम क्या किस में रखेंगे? ग्रहयात्मक भाषा। ग्रहयात्मक भाषा, या सुन करके और पढ़ करके हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी सुन करके और पढ़ करके हम ग्रहण करते हैं, भाषा को ग्रहण करते हैं। सुनना और पढ़ना ग्रहयात्मक है, उसको ग्रहण करते हैं, जबकि बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक के नाम से जानते हैं। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक भाषा या अभिव्यंजनात्मक भाषा के नाम से जानते हैं। सुनना और पढ़ना, सुन करके भी हम ग्रहण करते हैं और पढ़ करके भी जानते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसे हम ग्रहणात्मक की श्रेणी में रखते हैं। भाषा के 2 रूप ना, एक ग्रहयात्मक, एक अभिव्यंजनात्मक। भाषा के 2 रूप, एक अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्तात्मक और एक ग्रहयात्मक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जैसे ये पूछा जाता है। इसके बाद देखिए क्या है, एक सामान्य बालक में प्रथम 15 महीनों की अवस्था में प्राक भाषा प्री स्पीच स्टेज कहा जाता है। प्राक भाषा का विकास हो जाता है कितना महीना में? 15 महीनों में ना, प्री स्पीच स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का हाव भाव से व्यक्त करते हैं। 15 महीनों तक, 1.5 साल तक बालक अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करने लगते हैं। इसका उनके माता पिता ही ना जान सकते हैं। 15 महीना में जो बच्चे अभिव्यक्त करते हैं, हाव भाव जो इधर उधर करते हैं, बच्चे बोलते हैं, उसके माता पिता या उनको जो हमेशा रखते हैं बच्चे को गोद में, या उनके माता पिता जो हमेशा रहते हैं, वही जो उसके पास, बच्चे के पास रहते हैं, वही बच्चे के हाव भाव को जान सकते हैं। बच्चे भाषा को निम्न चरणों में सीखते हैं। बच्चे भाषा को निम्न चरणों में सीखते हैं। ये हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे और भाषा के अंतर्गत है, इसीलिए हम साइकोलॉजी में भी इनको हम रखते हैं।
इनको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वह भी आप ले सकते हैं। भाषा के निम्न चरण होते हैं, इसको हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और हिंदी लेकर के कल का क्लास होगी, हिंदी भाषा की क्लास होगी, जो सीटेट का जो हिंदी है वह होगी। और 3-4 क्लास ये हम दे चुके हैं साइकोलॉजी का, और आगे भी रेगुलर जारी रहेगा। ये अभी हम बच्चे भाषा को निम्न चरणों में सीखते हैं। कच्चे मतलब किस प्रकार से बच्चे भाषा को सीखते हैं, इस पर हम आते हैं। पहला जो बच्चे जो जिस समय जन्म लेता है ना, क्राइंग होते हैं, चिल्लाते हैं बच्चे, उस भाषा को हम रुदन के नाम से जानते हैं। चिल्लाते हैं, रोते हैं। सब प्रथम बच्चे जब जन्म लेते हैं उसी समय चिल्लाते हैं, तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, रुदन के नाम से जानते हैं। रुदन नवजात शिशु का सबसे पहला साउंड है। सबसे पहला साउंड क्या है, रुदन है, नहीं तो क्राइंग है, चिल्लाना, चिल्लाता है। जन्म के समय बच्चे चिल्लाते हैं, तो सब प्रथम बच्चे जब जन्म के समय ही चिल्लाते हैं, जन्म लेने के वक्त ही चिल्लाता है, उसे हम रुदन या क्राइंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला साउंड नवजात शिशु का सबसे पहला साउंड है रुदन, जिसे आपात श्वसन के नाम से जानते हैं ना। आप देखिए, रुदन द्वारा बालक अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरे को देते हैं और हम जान पाते हैं कि बच्चे कैसे चिल्लाते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, पहला तो बच्चे का पहला चरण रुदन था, जिसे हम आपात श्वसन के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा क्या है, विस्फोटक ध्वनि। क्या है, विस्फोटक ध्वनि, जो बाद में बलबलाना में बदल जाता है। दूसरा है विस्फोटक ध्वनि, और इसी विस्फोटक ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, बलबलाना के नाम से जानते हैं। पहले विस्फोट होता है, बलबल आता है, और बलबलाना विस्फोटक ध्वनि इसी कहते हैं, बलबलाने लगते हैं। पहला रुदन हो गया, दूसरा क्या है, बेबलिंग ना, बलबलाने लगते हैं। और 2 महीने में शिशु रोने के साथ साथ कुछ अस्पष्ट ध्वनि भी उत्पन्न करने लगता है। 2 महीने में शिशु रोने के साथ साथ कुछ अस्पष्ट ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। इस समय स्वर का उपयोग अधिक करता है, इसे विस्फोटक कहते हैं या क्विंग। विस्फोटक को ही हम क्या कहते हैं, क्विंग कहते हैं। विस्फोटक को पहले क्या होता है, विस्फोटक, तो विस्फोटक को ही हम क्या कहते हैं, घुटकना से नाम से। विस्फोटक को हम घुटकना के नाम से जानते हैं, जिसे हम घुटकना या क्विंग के नाम से जानते हैं। क्या हम कहते हैं, क्विंग के नाम से जानते हैं, घुटकना या क्विंग के नाम से हम जानते हैं। तो पहला हो गया रुदन। भाषा सबसे पहले जन्म लेता है बच्चे तो क्राइंग करता है, रोता है, चिल्लाता है, जिसे रुदन को हम आपात श्वसन या इमरजेंसी ना एक्सपोनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, रुदन के बाद है विस्फोटक ध्वनि। क्या है, विस्फोटक ध्वनि। तो विस्फोटक ध्वनि को हम घुटकना कहेंगे। क्या कहेंगे, घुटकना कहेंगे या क्विंग कहेंगे। घुटकना या क्विंग या क्विंग के नाम से जानते हैं। इसे हम कुकना के नाम से भी जानते हैं। कुंजन, कुंजन कहेंगे, कुकना कहेंगे, घुटकना कहेंगे, इसके नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है ये पार्ट, और तीसरा पार्ट हो जाएगा, ये तो दूसरा पार्ट था, इसके बाद तीसरा पार्ट हो जाएगा इसका, तब आएगा बलबलाना।
यही जो है जो बाद में जाकर के किस में आ जाता है, बलबलाना। बलबलाना में बदल जाता है। घुटकना, कुंजन करना, कुकना के बाद बलबलाना में बदलता है। यही विस्फोटक ध्वनि जो है ये घुटकना, कुंग करना, कुंजना, कुकना, इसके बाद बलबलाना की श्रेणी में बदल जाता है। तो पहले एक बार पूछा भी गया था रुदन, इसके बाद है कुंग करना, लेकिन कुंग से ही पूछा गया था, ये रुदन नहीं दिया गया था इसमें। तो पहले जो है हम कुंग देंगे, कुकना, कुंजन करना, कुकना, इसके बाद बलबलाना। कुछ महीनों के बाद कुंग अपने आप समाप्त हो जाती है। कुछ महीनों के बाद क्या होता है, कुंग अपने आप समाप्त हो जाती है और बलबलाना यानी बेवलिंग स्टार्ट हो जाती है। बेवलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यही नाम कहे हैं, कुंगना के बाद बलबलाना, कुछ समय के बाद जो है बलबलाना स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 महीनों में 3 से 4 महीनों में बच्चे स्वर के साथ साथ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 3 से 4 महीनों में बच्चे स्वर के साथ साथ व्यंजन ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए बा, दा, ना, मा, ये क्या, बा, दा, ना, मा, एक एक शब्द ना। 7 से 8 महीने में हो जाने के बाद ध्वनि दोहराता है, यानी 7 से 8 महीना में बच्चा बब्बा दद्दा ना ये सब जो है जो दोहराता है, बब्बा दा ना ये बब्बा दद्दा दोहराता है, जो अर्थपूर्ण लगता है। जो क्या लगता है, अर्थपूर्ण लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर 7 से 8 महीने हो जाने पर एक ही ध्वनि को दोहराता है। जैसे जो अर्थपूर्ण लगता है, पहले तो 3 से 4 महीने में बच्चे स्वर के साथ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बा, दा, ना, मा, एक एक लेटर। इसके बाद 7 से 8 महीना जो हो जाता है तो बच्चे एक ही ध्वनि को दोहराता है जो अर्थपूर्ण लगता है, जैसे मम्मा, दद्दा, नन्ना। इसे बलबलाना भी करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बलबलाना भी करते हैं। 1 वर्ष में ध्वनि शब्द का रूप ले लेती है, जिसे शब्द चरण कहते हैं। 1 वर्ष में ध्वनि शब्द का रूप लेते हैं, जैसे मामा, दादा, ये सब एक शब्द हो जाता है, उसे हम शब्द चरण के नाम से जानते हैं। 18 या 24 महीने में बच्चे 2 या 2 से अधिक शब्द बोलने लगते हैं। इसे हम टेलीग्राफिक के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द बोलने लगते हैं बच्चे, उसे हम टेलीग्राफिक के नाम से जानते हैं। 2 यानी 18 से 24 महीने मतलब 1.5 से 2 वर्ष में बच्चे 2 से अधिक शब्द बोलने लगते हैं, उसे हम टेलीग्राफिक के नाम से जानते हैं। 2 से 2 साल में बच्चे लंबे उच्चारण करने लगते हैं। 2 से 2 साल में बच्चे क्या है, लंबे उच्चारण के साथ बोलने लगते हैं। हम आज की क्लास को यहीं तक एंड करेंगे। इससे पहले हम फिर एक बार दोहरा देते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि बच्चे भाषा के निम्न चरणों में सीखते हैं। पहला चरण है रुदन। जन्म के समय बच्चे रोता है, जन्म के समय बच्चे रोता है। नवजात शिशु का सबसे पहला साउंड है रुदन या क्राइंग, जिसे हम आपात शोषण के नाम से भी जानते हैं। रुदन द्वारा बालक अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरे को भी देते हैं, जिसे समझ आते हैं। रुदन के बाद आ जाता है विस्फोटक। रुदन के बाद दूसरा पॉइंट है विस्फोटक। अब विस्फोटक को हम घुटकना के नाम से जानते हैं।
कूइंग के नाम से जानते हैं, या इसे हम गुंजन, कूकना या घुटकना, कूइंग के नाम से जानते हैं। अब जिसे आप विस्फोटक कहते हैं या घुटकना, कुंजन करना, कूकना कहते हैं। कुछ महीनों बाद कूइंग जो है, कुछ महीनों बाद कूइंग अपने आप समाप्त हो जाती है और बलबलाना, बेबलिंग स्टार्ट हो जाता है। बलबलाना या बेबलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम बताए हैं 3 से 4 महीने में बच्चे स्वर के साथ व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे एक वर्ड बा, दा, ना, मा, ये उत्पन्न करते हैं। 7 से 8 महीने के बच्चे एक ही ध्वनि को दोहराता है जो अर्थपूर्ण लगने लगता है कुछ ना कुछ, जैसे मामा, दादा, नाना, नानी, बलबलाना। इसे हम क्या कहते हैं? बलबलाना के नाम से जानते हैं। पुनः हम चलते हैं। एक वर्ष में ध्वनि शब्द रूप ले लेती है, जिसे हम शब्द चरण के नाम से जानते हैं। 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे 2 या 2 से अधिक शब्द बोलने लगते हैं, जिसे हम टेलीग्राफिक के नाम से जानते हैं। 2 से 4 साल में बच्चे लंबे उच्चारण करने लगते हैं। इतना इस प्रकार से बच्चे भाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले क्लास में हम देखेंगे सामाजिक विकास के बारे में, सांस्कृतिक विकास के बारे में। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारा क्लास अच्छा लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक लाइक बनती है, और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।